गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं अंजू गोयल करवा रही हूँ आपको संस्कृत की सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक। अभी तक आपने सब बाकी सारी यूनिट के सारे टॉपिक कर लिए हैं। अब आपका लास्ट टॉपिक रह गया है छंद। तो अब छंद किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे भी किसी भी कविता की रचना के लिए, काव्य की रचना के लिए हमें कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, वही छंद कहलाते हैं। हिंदी भाषा में भी हमने कई प्रकार के छंदों के बारे में पढ़ा है अभी तक, जैसे कोई सवैया, दोहा, सोठा, चौपाई, शिखरनी आदि, और इन सभी का माध्यम छंद शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है। इसके बाद बात आती है भी छंदों की रचना किसने की, छंदों के बारे में किसने सबसे पहले बताया। तो इसके प्रमुख आचार्य पिंगल माने जाते हैं, जिन्होंने एक अपने ग्रंथ में, जिस ग्रंथ का नाम है छंद सूत्रम, के माध्यम से ही हमें छंदों के बारे में पता चलता है। फिर उसके बाद हमारी बात आती है भी छंद वेदस्य पाद रूपेण स्वीक्रियते। छंद वेद को पाद के रूप में यानी कि चरण के रूप में स्वीकार करता है। छंदे पादौ तु वेदस्य, अर्थात वेदा नाम ज्ञानाय लौकिक काव्य शास्त्रे पाठवम रचना नैपुण्यम च अधिगंतुम छंदसाम बोधय परम आवश्यको विद्यते। अर्थात वेदों के ज्ञान के लिए, लौकिक काव्य शास्त्र में कुशलता लाने के लिए, निपुणता लाने के प्राप्त करने के लिए छंदों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और नियत वर्णों और मात्राओं की संख्या पर अधिकार के द्वारा ही जिसकी रचना की जाती है वह छंद कहलाता है। छंद दो प्रकार के होते हैं, वैदिक छंद और लौकिक छंद। छंद दो प्रकार के हैं, वैदिक छंद और लौकिक छंद। नाम से स्पष्ट है, जो जिन छंदों का प्रयोग वेदों के अंदर किया गया है वे वैदिक छंद कहलाते हैं, और जिन छंदों का प्रयोग हमारे सांसारिक रूप पर जो रचनाएं की गई हैं उनको हम लौकिक छंद कहते हैं। वैदिक छंदों में जैसे मान लो ये 7 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है वेदों में, जैसे गायत्री, अनुष्टुप, बृहत्री, पुष्णिक, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती आदि वेदों के मंत्रों में इनका प्रयोग होता है। फिर लौकिक छंद की बात कर रहे थे हम। लौकिक छंद के जो प्रमुख आचार्य है या कह दो आदि कवि वाल्मीकि माने जाते हैं। आदि का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक कवि वाल्मीकि है। और वाल्मीकि के बारे में कहा जाता है भी इन्होंने एक ये जैसे आपकी बुक के अंदर लाइन भी दी हुई है, वाल्मीकि मुखाद निषादाय शापे अनुष्टुप छंद से सहसा निर्गत है। वाल्मीकि के मुख से शिकारी को श्राप देते समय अनुष्टुप छंद अचानक ही निकल गया था, इसीलिए इसे लौकिक काव्य का प्रथम छंद माना जाता है। और वैसे लौकिक काव्येषु शतशः छंदसाम प्रयोगो भवति। लौकिक काव्य में लगभग सैकड़ों छंदों का प्रयोग होता है। ठीक है भी, यानी कि जब इन्होंने एक इसके पीछे भी एक कहानी है भी, यानी कि वाल्मीकि जी जंगल के अंदर तपस्या कर रहे थे, उसी समय उन्होंने एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा, और उसी समय एक शिकारी ने उन्हें क्रौंच पक्षी के जोड़े में से नर क्रौंच पक्षी जो था उसके पर तीर चला दिया, उसी समय मृत्यु हो गई। तो मादा क्रौंच पक्षी के विलाप से दुखी होकर वाल्मीकि जी ने एक श्लोक बोला था, माँ निषाद पृष्ठाम त्वम गमय शांति शाश्वती समय। तो उस समय जो ये श्लोक निकला था वह अनुष्टुप छंद का माना जाता है, और यह प्रथम छंद कहलाता है। फिर है इसके बाद है परिभाषिक शब्दावली। परिभाषिक शब्दावली यानी कि किन छंदों के लिए किन किन की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम पाद है जिन्हें चरण कहा जाता है, और छंदों में प्रायः 4 चरणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कोई भी दोहा हो, वो 2 पंक्तियों का होगा, 2 पंक्तियों में हम जो बीच में रुकेंगे वहाँ तक का एक चरण और उसके आगे का दूसरा चरण, उसके बाद दूसरी लाइन के अंदर आगे का भाग तीसरा चरण और पीछे का भाग चौथा चरण। इस प्रकार छंदों में लगभग प्रायः सभी छंदों में 4 चरणों का प्रयोग किया जाता है।
अब उस लौकिक छंद भी आगे दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। वर्णिक छंद यानी कि जिस छंद में वर्णों की संख्या निश्चित की जाती है वे वर्णिक छंद कहलाएंगे, और जिसमें मात्राओं की संख्या गिनी जाती है वे मात्रिक छंद कहलाएंगे। ठीक है। और वर्णिक छंद, अब जैसे वर्णों के बारे में हमने सेकंड यूनिट की स्टार्टिंग में पढ़ा था भी, यानी कि जो ह्रस्व स्वर हैं वो 5 होते हैं संस्कृत में, अ, ई, उ, री और लड़ी। संस्कृत में लड़ी भी होता है, अपने हिंदी में 4 होते हैं। दीर्घ स्वर संस्कृत में 8 होते हैं, क्योंकि इसमें री का दीर्घ स्वर भी क्या होता है, लेकिन हम हिंदी भाषा में इसका प्रयोग नहीं करते। तो इस प्रकार ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 और दीर्घ स्वरों की संख्या 8। फिर उसके बाद हलंत। हलंत के बारे में आप जानते हो, यानी कि जो व्यंजन स्वरों से रहित होते हैं, यानी कि आधे वर्ण जो होते हैं वो हलंत उनके नीचे लगाया जाता है। जैसे क के नीचे हमने ये लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आधा क हो गया। ठीक है। उसके बाद है मात्राएं। मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, लघु मात्रा और गुरु मात्रा। तो अभी हमने ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की बात की थी, तो ह्रस्व स्वरों के साथ हमेशा लघु मात्रा का प्रयोग होता है, जिसका चिन्ह हम ये एक लाइन लगाकर करते हैं, जिसे हम गिनती के तौर पर एक मात्रा के रूप में गिनती करते हैं। और गुरु स्वर जो होते हैं, या कह दो भी दीर्घ स्वर जो होते हैं, उनको साथ हम ये ऐसे अवग्रह प्लुत चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और इसे ग के रूप में जाना जाता है। और जहाँ पर ये इस चिन्ह का प्रयोग होगा, वहाँ पर हम जब मात्राओं की गिनती करेंगे तो 2 मात्राओं के रूप में इसकी गिनती की जाती है। उसके बाद है संयुक्त वर्णात। अब अपने सभी भाषा के अंदर भी एक स्वर आधा और फिर पूरा स्वर मिलकर संयुक्त वर्ण बनते हैं। जैसे विद्या, विद्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए ये बात कही जाती है भी संयुक्त वर्ण है, उसमें जो उससे पहले वाला वर्ण है वह हमेशा वहाँ पर गुरु की मात्रा लगेगी। देखो, संयुक्त वर्णात पूर्ववर्ती ह्रस्वम अक्षरम गुरु भवति, यानी कि संयुक्त वर्ण से पहले उससे पहले वाला जो छोटा अक्षर है वह हमेशा गुरु होता है। जैसे विद्या, तो इसमें वी पे भी गुरु की मात्रा लगेगी, और वी पे भी गुरु की मात्रा लगेगी, और या पे भी गुरु की मात्रा लगेगी। उसके बाद है सा अनुस्वारम। सा अनुस्वारम यानी अनुस्वार सहित जो वर्ण होता है वहाँ वो भी गुरु के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे रामम, रा के ऊपर भी गुरु की मात्रा, म के ऊपर अनुस्वार लग गया तो यहाँ पर भी गुरु की मात्रा हो गई। ये भी 4 वर्ण कहलाएंगे। उसके बाद बात आती है विसर्ग युक्त। विसर्ग युक्त यानी कि जैसे राम में है, रा में है, मैं के साथ विसर्ग लगी है, तो राग तो दीर्घ है, तो इस साथ तो हम गुरु की मात्रा लगाएंगे, और म के साथ विसर्ग होने के कारण यहाँ पर भी गुरु की मात्रा लगेगी। उसके बाद है गण, यानी कि छंदों में, वर्णिक छंदों में गणों का विशेष महत्व होता है। इसके जो हम कहते हैं भी वर्ण त्रयस्य समूहो एक गणो भवति, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं, और गणा नाम संख्या अष्टो भवति, और ये 8 गण होते हैं। सूत्र है इसका, ये अगर याद रख लोगे तो आपको वर्णिक छंदों में कभी भी परेशानी नहीं होगी। यमाता राजभान सलगा, य माता राजभान सलगा। अब ये देखो, अब मैंने आपको मात्राओं का बताया था, तो ये 3 वर्णों का समूह का मतलब क्या हो गया, यगन, य माता। तो पहले हम इसके ऊपर लाइनें लगा लेंगे भी, ये य है यानी कि ह्रस्व है तो 1, फिर माँ दीर्घ वाला आ गया तो गुरु, इस प्रकार से सभी मात्राएं लगा लेंगे। और ये जो गण होंगे ना, तो इसका क्या करेंगे हम, हर वर्ण का, यानी कि य आ गया तो ये बन गया यगन, और इसको हम 3 वर्णों के समूह को कहा है तो ये क्या बन गया, यमाता, और इसमें मात्राएं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये लघु गुरु गुरु। उसके बाद है मगन, माँ तारा, यानी कि उसके साथ आगे 2 और जोड़ लेंगे, ये 3 वर्णों का समूह हो जाएगा ना,
तो ये क्या बन गया माँ तारा। तो माँ तारा में जो मात्रा लगती है वो मगन की मात्रा होती है, यानी कि गुरु गुरु गुरु। फिर उसके बाद है ये आगे तगन। तगन में देखो ताराज, ताराज बन रहा है ना, तो गुरु गुरु लघु, ठीक है, ये तगन की हो गई मात्रा। फिर है रगन। रगन को राजभा, राजभा में गुरु लघु गुरु रगन बन गया। फिर है उसके बाद जगन। जगन से क्या बन गया जभान, जभान, तो इसमें क्या बन जाएगा लघु गुरु लघु, ठीक है। फिर है भगन। भगन से बन गया भानस, ठीक है, भानस में देखो गुरु लघु लघु, ठीक है। उसके बाद है नगन। नगन में इसे आगे ये क्या बना नसल, यानी कि लघु लघु लघु, ये 3 मात्राएं होंगी। उसके बाद है सगन। सगन में क्या बन रहा है लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा ये लघु और गुरु, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ जाता है यति। यति में, यति का मतलब भी क्या होता है, जब हम किसी छंद के अंदर कहीं जहाँ पर हम विराम लेते हैं या रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, उसे यति कहा जाता है। अब तक मैंने आपको पेज नंबर 102 और 103 के बारे में बता दिया। उसके बाद कल हम करेंगे इसके आगे के जो आपके सिलेबस में है छंद, उनका विवरण करेंगे, ठीक है। थैंक यू।